हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ 10th क्लास टर्म 2 की वीडियोस। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियोस और एनर्जेटिक फॉर्म से और अट्रैक्टिव फॉर्म से जो मैं आपको डिलीवर करूंगा वो आपको समझ में आएंगी। बच्चों, अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप जो कुछ भी आपको वीडियोस के अंदर में मिसिंग लगता है या आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, वह आप हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो चलिए आइए दोस्तों, जैसे कि आपको पता लग रहा है, यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारे पास 10th क्लास का क्लास 10th और उसका भी चैप्टर नंबर 4 है। ये केमिस्ट्री में आता है, जिसको हम रसायन शास्त्र भी बोल दिया करते हैं। विज्ञान, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर 4। और टर्म 2 के सिलेबस को ये कवर करता है। और जैसा कि आप सभी का अब टर्म 1 के जो एग्जामिनेशंस हैं वो प्रोटोकॉल वाइज ओवर हो चुके हैं। आपको नेक्स्ट सिलेबस की तरफ फॉरवर्ड करना है, आपको स्टेप इन करना है, तो हम लोग आपके लिए नया कंटेंट लेकर आ गए हैं। बेटा, मैं आपको एक बात जरूर नोटिफाई कराना चाहूँगा। मेरा टारगेट रहेगा, अगर आप लोगों का कोऑपरेशन रहता है, आप लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ दिसंबर, यानी इसी साल के अंदर में। जिससे क्या है कि आपको फिर आगे जो बैचेस हैं, ठीक है ना, अपग्रेडेड बैचेस मिले या अपग्रेडेड क्लासेस मिले, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिले, असेसमेंट्स मिले, और आप खुद को अपनी स्टडीज को इंप्रूव कर पाएं। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं आगे टॉपिक को। जैसा कि आपको पता लग रहा है कि इस मॉड्यूल के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हम अगर हिंदी में नाम ले तो हम बोलेंगे कार्बन हम बोलेंगे या कार्बन तथा यौगिक। यौगिक कंपाउंड्स को बोला गया है। कार्बन आप सीधा समझ रहे हैं कार्बन से, यानी यहां इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले कार्बन और उससे कार्बन के साथ में जो यौगिक्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो किस किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स को लेकर। अपनी स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पहले यहां पर एक टाइटल दिया है, 199 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ईच इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन वे, हियर आर फ्यू ऑफ देम। अभी हेयर ऑफ फ्यू ऑफ देम को अगर हम हटा दें तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, और वो इंफॉर्मेशन ये है, करंटली वी हैव 119 एलिमेंट्स। जो तत्व होते हैं वो कितने हैं हमारे पास, एलिमेंट्स जो हैं, तत्व जिन्हें हम कहेंगे, वो तत्व हमारे पास कितने मौजूद हैं आज की डेट में, 119। 119 जो तत्व हैं, उन हर एक की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुणधर्म होते हैं, जो इनके जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। 119 अपने आप को अलग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये अपने अपने गुणधर्म में अलग है, प्रॉपर्टीज में अलग है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर ये एलिमेंट्स के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, ये एलिमेंट्स प्रॉपर्टी में अलग क्यों होते हैं, इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये अलग होते हैं, तो बच्चा पार्टी आपने क्या करना है, आपने मेरे वीडियो सेक्शंस के अंदर में ही क्लास साइंस के 9th की वीडियोस को उठाना है। और 9th में भी चैप्टर 3 और 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके बाद में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको पूरी हेल्प करेंगे समझने में कि एक इनसाइड जो चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एक एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह कैसा होता है, और दूसरा आपको मदद करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं तो किन कारणों से होते हैं, और एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है तो किस किस तरह से होती है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को समझने के लिए जिन प्रॉपर्टीज या जिन क्लूज की आपको जरूरत है वो मैं आपको यहीं पर भी डिलीवर करता रहूंगा। तो बेटा, आपको समझ में आया कि आज के डेट में हमारे पास 119 एलिमेंट नोन टू अस, हमें पता है। उन तत्वों के बारे में हम जानकारी लेने से पहले यहां पर देखेंगे कि उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। फिर भी यहां हमें क्या पढ़ाया गया, कार्बन। कार्बन के बारे में क्यों पढ़ाया गया, कुछ तो कारण होगा कार्बन के बारे में पढ़ाने का। देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की।
क्यों पढ़ाया गया हमें, आगे आते हैं। ये इतने सारे एलिमेंट्स जो उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैं यहाँ पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँ, उससे अच्छा है कि मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले आउट किए हैं। ये एलिमेंट्स अगर मैं देखूँ इनमें से, तो आप देखेंगे नियॉन, हीलियम, थोरियम, ठीक है ना, बोरोन, और हमारे पास में कार्बन, पोटेशियम, लिथियम। तो ये मल्टीपल और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और इनको इस तरीके से जो दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में व्याख्या करता है, वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। आइए बच्चा पार्टी आगे देखते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिखना है, कार्बन। कार्बन के बारे में, यानी यहाँ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, तो बेटा इस कार्बन के बारे में मैं एक तो आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि ये दो नंबर्स जो होते हैं ये किस किस तरह की प्रॉपर्टी को शो आउट करते हैं, और यहाँ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ कार्बन ही क्यों, आपको इस चैप्टर में कार्बन ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन को क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं अपने वंडरिंग व्हाई ऑल अदर एलिमेंट डिसअपीयर्ड एंड कार्बन डिडंट, लेट्स सी व्हाई। अब वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि आप भी यहाँ वंडर कर रहे हैं कि सर ऐसा क्या है कि सारे एलिमेंट्स डिसअपियर कर गए हैं, गायब हो चुके हैं, और आपने सिर्फ एक कार्बन को अपनी स्लाइड में रखा है। तो कार्बन को अपनी स्लाइड में रखने का मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि चैप्टर हमने कौन सा पढ़ना है बेटा, कार्बन पढ़ना है। आइए कार्बन के बारे में जानकारी लेते हैं। लेट अस डिस्टिंग्विश देम इनटू, अभी कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी, और हम देखेंगे उन चीजों को। यहां पर क्या लिखा हुआ है, थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स। हम कुछ चीजें दिखाएंगे आपको जो मेटल्स की बनी होंगी, कुछ ग्लास की बनी होंगी, ग्लास और क्ले की, और कुछ किसकी बनी होंगी, अदर आइटम्स की बनी होंगी। वो क्या है चीजें, वो ये रही सारी चीजें। अब देखते हैं इनमें से कौन सी मेटल्स की है, कौन सी ग्लास की है, और कौन सी किसी और चीज की बनी हुई है। तो हमने क्या किया, देखा ये आइटम जो है ये किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, और ये स्टील या अलाइड जो मेटल जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल की कैटेगरी में आए। हमने फिर कुछ और चीज़ों को देखा जो क्ले वगैरह से बनी हुई है। तो देखेंगे बेटा हम लोग मड और क्ले से क्या बना हुआ है, ग्लास और क्ले से क्या बना हुआ है हमारा, इस कैटेगरी में क्या आता है, ये आता है कप प्लेट्स। और देखते हैं बाकी जो अदर्स में ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ डिस्टिंग्विश हमने किया, डिस्टिंग्विश करने का उद्देश्य क्या है वो आपको अगली स्लाइड में क्लियर होगा। आगे आते हैं, अगली स्लाइड पर आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए कैन यू गैस कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन ऑल दिस। यहां पर आपको इन सब में एक एलिमेंट है जो कॉमन फॉर्म से मिलेगा, और वो क्या है, कार्बन। कार्बन आपको मेटल्स, ग्लास, क्ले, अदर और सब्सटेंसेस, मोस्टली अगर आप देख रहे हैं तो इन सब के अंदर में एक कंटामिनेशन होगा, और उस कंटामिनेशन का नाम होगा कार्बन। यानी कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन के अंदर में। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इसको अच्छी तरह से जानना भी हमारी जिम्मेदारी है, जब भी हम बहुत सारे लाइफ के साइंस के लॉजिक्स को जान पाएंगे। चलिए आइए स्टडीज को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, कार्बन। ऑब्वियसली बात है, इन सब में कॉमन क्या है जो मैंने आपको बताया स्लाइड में, क्या है, कार्बन। आगे आते हैं, कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कार्बन कितनी मात्रा में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, किस किस फॉर्म में हमारे साथ मौजूद है, और किस किस तरह से अपना रोल प्ले हमारी लाइफ के अंदर में ये करता है। चलिए आइए देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। हमारे अर्थ की क्रस्ट में, आपको पता है पृथ्वी के 3 सेक्शन किए गए हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो अपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट, भूपट्टी जिसे बोलते हैं। उस भूपट्टी के अंदर में कार्बन कितना परसेंट है, 0.02% क्या कंटेमिनेट करके बैठा हुआ है, कार्बन। कार्बन जगह घेर कर बैठा है, किसके रूप में है, कार्बोनेट के रूप में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में है, कोल के रूप में है, पेट्रोलियम के रूप में है। यानी पृथ्वी की भूपट्टी पर हम कह सकते हैं सबसे ऊपरी सतह पर कार्बन जो है 0.02% हिस्से को घेर कर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं कार्बन की इंपॉर्टेंस। एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में, वातावरण के अंदर में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है ना, आप देखिए कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, ठीक है ना, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ कार्बन मौजूद है। अब कार्बन के बारे में और चीजें जानते हैं। कार्बन, ठीक है ना, कि कार्बन को स्पेशल क्यों बनाया गया, कारण समझ में आ रहा है आपको। ये कार्बन को स्पेशल बनाने का कारण क्या है
कि ये हमारी जितनी भी जिंदगी में जितनी भी मूलभूत चीजें हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉजिक्स के द्वारा ये वहां पर जुड़ा हुआ होता है, इंटर एसोसिएट होता है, चाहे वो चीजें मेटल की हो, चाहे वो नॉन मेटल की हो, या फिर वो किसी और चीजों से मिलकर बनी है। इसीलिए कार्बन अपने आप को क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है। आइए कार्बन के बारे में। एलिमेंट्स नॉन मेटल, ये एलिमेंट के अंदर में नॉन मेटल की कैटेगरी में है, तत्वों के अंदर में नॉन मेटल की कैटेगरी में है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, कार्बन, कार्बन जो है कोयले के अंदर में मेन रूप से एक अधिकतम मात्रा के साथ में मौजूद होता है। आगे आते हैं कार्बन के बारे में। सिंबल क्या होता है इसका, सी होता है, यानी इसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंटिफिक जब हम सिंबल देते हैं, हम 119 तत्वों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, तो वहां पर हम इसको चिन्ह जो देते हैं वो सी प्रदान करते हैं। आगे आएंगे, देखेंगे एटॉमिक नंबर। हमने हर एटम को एक नंबर दिया हुआ है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है कि वही नंबर उसको क्यों मिला, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर इसको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी इसके अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, आगे चल के भी बताऊंगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 6 हो गया। आपको चीजें फिर से बता रहा हूं, तत्व को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में बांटा है, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में से कार्बन जो है तत्व है, और किस प्रकार का तत्व है, नॉन मेटल, यानी ये अधातु है। क्या है, अधातु। लिख देता हूं बेटा, मैं पहले आगे और बढ़ा देता हूं चीजों को। देखिए अब मैं यहां लिखना स्टार्ट करता हूं। ये तत्व की कैटेगरी में क्या है, अधातु। अधातु के बाद में कोयला जो होता है, कोयला में मेन कंस्टिट्यूएंट किसका होता है, कार्बन का। स्लाइड इस तरह की है, हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं चिन्ह की बात करूंगा तो हिंदी में चिन्ह क्या होता है बेटा, इसका सी होता है। इसका अगर मैं बाहर ये देखूंगा, इसका परमाणु परमाणु संख्या की बात करूंगा बेटा लोग, तो वो क्या होती है, इसकी 6 होती है। और इसकी अगर मैं देखूंगा संयोजकता क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है इसकी, 2 और 4। के सेल के अंदर 2 होते हैं और एल सेल के अंदर 4 होते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में लिखना भूल गया मैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा क्या होता है, 2 और 4 होता है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि ये बीच में जो हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में क्या हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर पार्ट जो चमक रहा है, और इसके चारों तरफ ये जो ब्लू वाला जो सर्कल है, इस ब्लू वाले सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, के शेल, के शेल बोलते हैं। और के शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किसके सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। और उसी तरह से एल शेल, एल यानी बाह्यतम कोश, सबसे बाहर का आउटर मोस्ट शेल, तो जो वो क्या होता है कि एल शेल होता है इसका, और उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। याद रखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब होता है बेटा लोग कि कार्बन के अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर क्या कहते हैं 1 है, तो इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 10 है, तो इसका मतलब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एटॉमिक नंबर जो होते हैं, जो परमाणु संख्या जो होती है, ये किसके हिसाब से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से इनको दी जाती है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अंदर से, जब हम एटम को देखते हैं, तो एटम को देखने के बाद में किस तरह से मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है कि भैया सेंटर होता है, सेंटर के चारों तरफ रास्ते होते हैं, उन रास्तों को हम शेल्स बोला करते हैं, शेल्स बोला करते हैं, ठीक है ना। शेल्स को हम क्या बोलते हैं, और शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। इनको हिंदी में कक्ष बोला करते हैं। ये ऑर्बिट और कक्ष, वो भी लिख देता हूं मैं, ऑर्बिट बोल दिया करते हैं कभी कभी, कक्ष बोल दिया करते हैं कभी कभी। तो ये ऑर्बिट और जो कक्ष होते हैं उनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनों का घूमना होता है। तो ये भी एक रूल है कि के सेल के अंदर जो के कक्ष है वो ज्यादातर, अधिकतम, सबसे ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को घुमा सकता है। एल सेल जो है वो अपने अंदर ज्यादातर कितने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकता है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होता है एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला होता है
2n², 2n²। ठीक है ना, एक ये सूत्र है, n का मतलब सेल की संख्या, मतलब k पहला वाला है तो मैं यहाँ 1 रख दूंगा। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि मान लेते हैं k सेल को देखना है तो k का नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसको 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 आएगा और वो 2 आएगा। यानी k के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। जैसे कि एक सूटकेस होता है, एक सूटकेस के अंदर में, सूटकेस की के अंदर में जब हम किसी भी चीज को रखते हैं तो उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है। चलो मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टॉपिक से अलग पूछ लेता हूं। आपको पता है कि सूटकेस या कोई कैरी बैग, जो बैग्स हमारे पास आते हैं, उनके अंदर में जो कैपेसिटी होती है, जो भार क्षमता होती है, हम उसको किस में नापते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस में नापते हैं। आप कभी मार्केट जाते हो तो आप ये नहीं बोलते कि 4 जोड़ी कपड़े का सूटकेस दे दो या 5 जोड़ी कपड़े का सूटकेस दे दो, जोड़ी के हिसाब से नहीं होता है। बेयरिंग कैपेसिटी को लीटर्स में नापा जाता है। आपको बैग्स मिलते हैं वो कैपेसिटी के हिसाब से मिलते हैं और वो लीटर्स में मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक बैग 2 लीटर का है, एक बैग 4 लीटर का है, एक बैग 8 लीटर का है, इस तरह से आपको लीटर्स के अंदर उनकी कैपेसिटी, भारक क्षमता जो है वो नापने को मिलती है। उसी प्रकार से हर सेल के पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इतना अपने पास रख सकता है। भाई कम से कम की सीमा नहीं है। अब आप 4 लीटर कैपेसिटी में 1 लीटर भी रख के ले जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ऐसे ही एक सेल, जैसे के सेल है, वो सबसे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमेशा 2 ही रखेगा। अगर उसके पास 2 से कम है तो वो 2 से कम भी रख सकता है। एल की अधिकतम कैपेसिटी कितनी हुई, एल की देखते हैं कितनी निकलेगी, 2n² फॉर्मूले से। 2n² फॉर्मूला लगाया बेटा, 2 × 2 का स्क्वायर लगाया तो 2 × 4 आया, जिसका मतलब 8 होता है। यानी एल मैक्सिमम कितने रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। पर इसके पास यानी एक तरीके से इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बैग कितने हैं, 2। एक बैग में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे बैग में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। पर उसमें टोटल कितने हैं, 6। तो शर्त के अनुसार वो क्या करेगा, शर्त ये है कि वो पहले छोटे वाले बैग को भरेगा, फिर उसके बाद बचे हुए को बड़े वाले में डालेगा। ये इनका रूल होता है हमेशा। तो ये छोटे वाले बैग में इसने क्या डाला, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब बचे कितने, 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कहां जाएगा बेटा, बड़े वाले बैग में, जिसके अंदर में वो कितने रख सकता है, 8। पर उस पर 8 नहीं है। अब बचे कितने हैं, 4। तो वो 4 रख के लेके जाएगा। ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाएगा सर जी छोटा छोड़ देगा बड़ा लेके चला जाएगा, मुझे पता है आप स्मार्ट हो, ठीक है ना। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। और रूल यही कहता है कि पहले छोटा बैग भरेगा फिर बड़ा। इसी हिसाब से के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर जी मान लो किसी के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे बंटवारा करेगा, पहले वाले में 2 डालेगा, अगले वाले में 6 डालेगा, सिंपल। क्योंकि अगले वाले की कैपेसिटी कितनी है, 8 की है ना, और 8 उसमें नहीं है अभी टोटल पूरे। अच्छा सर अगर किसी के पास 12 है तो वो पहले वाले में 2 डालेगा, अगले वाले में 8 डाल देगा। 8 डालने के बाद में उसके दोनों बैग भर गए। अब वो तीसरा बैग लाएगा और वो तीसरे बैग के अंदर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा। सर अब ये भी बता दो कि तीसरे बैग की कैपेसिटी कितनी होगी। तो तीसरे बैग की कैपेसिटी आप 2n² फॉर्मूले से निकालो और मुझे बताओ कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों कार्बन के बारे में आपको यहां एक टेक्निकल डिटेल मिली, और वो टेक्निकल डिटेल क्या है, हमारे पास कार्बन तत्व होता है अधातु। कार्बन जो है कोयले के अंदर अधिकतम मात्रा के अंदर मौजूद होता है। कार्बन का साइंटिफिक जो सिंबल होता है, चिन्ह जो होता है वो C होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक बंटवारा जो होता है वो 2 और 4 का होता है। के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि एल सेल की अधिकतम बेयरिंग कैपेसिटी, अधिकतम धारण करने की सीमा कितनी है, 8। हमें कैसे पता लगा, 2n² फॉर्मूले से। उम्मीद करता हूं जब तक बेटा आपको ये चीजें समझ में ना आए आप इस वीडियो को बार बार देखना। मैं बार बार कह रहा हूं एल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला डिसाइड करेगा, 2n²। पर रखेगा कितने, जितने इस पे होंगे, ठीक है ना। आप इसको समझिए और समझने के बाद में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई नया कोई क्वेश्चन डाउट में आता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, बेटा मैं आपको वो क्लियर करूंगा। चलिए आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, कार्बन के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी 4 आ गई इसकी। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी का मतलब होता है बेटा संयोजकता। ये कितनी है इसकी, 4।
ये संयोजकता नाम की चीज क्या होती है, अब इसको भी समझते हैं। स्क्रीन को साफ करने का मेन मकसद ये था संयोजकता को आपको मैं समझा सकूं। संयोजकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान करना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन या तो दिए जाएंगे या लिए जाएंगे। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन को देने या लेने के मूड में होता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले में, ये संयोजकता बाहर वाले से डिसाइड होती है, बाहर वाले से डिसाइड होती है, बाहर वाली नहीं होती है। आप ये लॉजिक मत लगा लेना कि सर इसके बाहर वाले में 4 है इसलिए संयोजकता 4 आ गई, किसी के बाहर वाले में 5 होंगे तो संयोजकता 5 होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। संयोजकता डिसाइड किससे होती है बेटा, बाहर वाले से। पर बाहर वाली होती है ये नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, देखो बताता हूं। मान लेते हैं किसी का एटॉमिक नंबर, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एटॉमिक नंबर लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर मेरे को मिला, परमाणु संख्या मेरे को किसी की मिल गई, यहां पर मैं मान लेता हूं 7, कार्बन से अगला एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक बंटवारा होगा 2 और 5 का, 2 और किसका होगा, 5 का होगा ना। 5 को थोड़ा क्लियर करते हैं, ये 6 लग रहा है, ठीक है। 2 और 5 का बंटवारा, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 जो संख्या है ये कहलाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी, सर इसकी वैलेंसी 5 होगी क्या, नहीं, वैलेंसी क्या इसकी 5 होगी, वैलेंसी का मतलब संयोजकता 5 होगी क्या इसकी, नहीं। सर ये वैलेंसी डिसाइड कैसे होती है, जिसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी वही रहेगी, जिसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी वही रहेगी, जिसके बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी वही रहेगी, जिसके बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी भी 4 ही रहेगी, पर जिसके बाहर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। अब भी सर हुआ क्यों, यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि किसी का अगर एटॉमिक नंबर 8 हुआ तो 2 और वो 6 लेगा, तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी क्या, यानी 6 नहीं है 2 कहलाएगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है, मैंने आपको बताया कि के सेल की कैपेसिटी कितनी होती है 2, एल की कितनी होती है 8, पर एल के पास है कितने 6, डिफरेंस कितना है 2 का। जब कभी भी काउंटिंग किससे बढ़ेगी, ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। जब जिसके पास बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉजिकल बात है, आप ये समझ लो कि किसी के बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक के लिए बड़ा वाला सूटकेस लेके नहीं चल सकता, वो क्या करेगा, एक को देने की कोशिश करेगा, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई प्लस की। जिसके बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है उसका सूटकेस तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला है, पर उसको 2 लेके चलना है, क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले क्या करेंगे, छोटा वाला बैग भरेंगे, छोटा तो लेके जाना ही जाना है, उसको साथ में दूसरा वाला बैग भी लेके जाना पड़ रहा है। तो जिसके बाहर वाले में 2 है उसको भी लगेगा अरे यार क्या आफत मैंने पाल रखी है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का बैग है, 6 की जगह खाली पड़ी है, 2 को मैं लेके जा रहा हूं, तो वो उसको भी देने की कोशिश करता है, निपटाने की कोशिश करता है, वो बोलता है आसपास के एलिमेंटों को आओ और ले जाओ, ठीक है ना। तो उसकी वैलेंसी भी 2 हो गई, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करने के मूड में होते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं। किसी के बाहर वाले में 3 है तो 8 का बैग है, वो 3 लेके जा रहा है, क्या करेगा, ले जाओ भाई 3 भी ले जाओ। जिसके बाहर वाले में 4 है वो प्रॉपरली लेता और देता नहीं है, कार्बन इसीलिए स्पेशल है, आगे बढ़ाऊंगा, पर अभी आप ये मान लो कि वो 4 भी मूड में करेगा, ले जाओ। जिसके बाहर वाले में 5 आए, अब वो सोचेगा यार 5 है, मैं क्यों बांटूं अपने, मतलब 5 के लिए तो मुझे बैग लेके जाना ही पड़ेगा, एक काम करता हूं मैं यहां चैरिटी करता हूं, मैं यहां मदद करता हूं उन लोगों की जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, उनको बोलता हूं मेरे बैग में डाल दो, आ जाओ मेरे पास ले आओ, चैरिटी करता हूं, मदद करता हूं उनकी। तो एक वो बंदा जिसके पास में वो एलिमेंट जिसके पास बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे, एक ये बंदा जिसके पास में बाहर वाले में 5 है, इसको 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, एक किसी और से ले लेगा, ऐसे करके एडजस्ट करके चलते हैं ये। तो एक देने वाला हो गया, एक लेने वाला हो गया, तो वैलेंसी बोलते हैं जितना देने के या लेने के मूड में होते हैं। तो जिसके बाहर वाले में 5 है वो 3 लेने के मूड में है, जिसके बाहर वाले में 6 है वो 2 लेने के मूड में है, जिसके बाहर वाले में 7 है वो 1 लेने के मूड में है, ठीक है ना। और जिसके बाहर वाले में 1 है, अब देखो, अब जिसके बाहर वाले में 1 है वो भी 1 देने के मूड में है, और जिसके बाहर वाले में 7 है वो भी 1 लेने के मूड में है।
इसकी वैलेंसी भी 1 है, उसकी वैलेंसी भी 1 है। वैलेंसी 1 1 क्यों है? ये देने के मूड में और ये लेने के मूड में है। किसी के बाहर वाले में 2 हैं और इसके बाहर वाले में 6 हैं, तो इसका मतलब ये 2 लेगा और ये 2 देगा, दोनों की वैलेंसी 2 है। आप याद रखने के लिए इसको प्लस की बोल सकते हो, इसको माइनस की बोल सकते हो, प्लस की और माइनस की। तो वैलेंसी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। आगे और चीजों को समझने के लिए अगर आपको और अच्छे एग्जांपल्स के साथ और अच्छी डिटेल्स के साथ में वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो बेटा मैंने इसके लिए स्पेशलाइज्ड वीडियोस बनाई हैं 9th क्लास के लिए। ऐसी ही अट्रैक्टिव स्लाइड्स वहां पर मौजूद हैं, आप उनके द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को और गहनता के साथ समझ सकते हो। क्योंकि अगर मैं वैलेंसी समझाने बैठा तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, फिर ये हो नहीं पाएगा। चलिए आगे आते हैं अपनी स्लाइडों को, आपको कार्बन एंड कंपाउंड की और डेटा देते हैं और नॉलेज देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों लोग, आप देखेंगे कार्बन के बारे में अब क्या क्या मिला आपको। कार्बन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, मतलब कार्बन का सेंटर होगा, सेंटर के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। आगे आते हैं ऑर्बिटल्स में, टू गेन द स्टेबल स्टेट, जो मैंने बात अभी बताई, टू गेन द स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब बाहर वाले में को स्टेबिलिटी कब मिलती है, जितने इनके पास कैपेसिटी होती है बेयरिंग, जब उतने मिल जाते हैं इन्हें। तो स्टेबल स्टेट के चक्कर में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर गेन फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या तो वो गेन करेगा या लूज करेगा। अभी तक अगर मैं देखूं, जिसके पास 1 था, 2 था, 3 था इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में, वो दे रहे थे। जिसको बाहर वाले में 5 थे, 6 था, 7 था, वो क्या कर रहे थे, ले रहे थे। यानी इनका उद्देश्य क्लियर था कि ये देने वाले हैं और इनका उद्देश्य क्लियर था ये लेने वाले हैं। बेटा 4 वाले का क्या करूं, 4 वाला ना कंप्लीटली देता है, ना 4 वाला कभी कंप्लीटली लेता है। कारण उसका 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देते समय एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जिस बॉडी जिस एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको एनर्जी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 4, वो भी एक साथ में 4 इलेक्ट्रॉन झेलने की कैपेसिटी में नहीं होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएंगे तो एनर्जी उसके पास इतनी ज्यादा जाएगी कि वो उसको झेल नहीं पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नुकसान झेला जा सकता है, और ये उसको जब आता है तो झेल सकता है। 2 जाते हैं तो झेल सकता है, पर 4 में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है और यह एनर्जी का गेन होता है, जो पॉसिबल नहीं होता किसी भी एक एलिमेंट के लिए उसको स्टेबल करना, ठीक है ना। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको हायर क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इस तरह की चीजों के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी, मतलब आपको स्टडीज कराई जाएगी टॉपिक्स के बारे में, तो वहां आप इनको क्लियरली समझ पाएंगे। पर अभी इतना काफी है कि जाते समय एनर्जी जाती है, आते समय एनर्जी आती है, तो झेल नहीं पाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के सामने पंगा आ गया, ये कार्बन के सामने पंगा आ गया, भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मैं क्या करूं इसके साथ में, इनको दे दूं या इनको ले लूं। तो नहीं देता है नहीं लेता है, ये क्या करता है, शेयर करता है ये। तो शेयरिंग कैसे होती है, उन शेयरिंग को देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने से क्या होता है, इनके बॉन्ड्स बनते हैं। तो चलिए आपको यह भी क्लियर हो गया कि कार्बन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना तो प्रॉपरली देता है, पूर्ण रूप से ना तो देता है, परित्याग भी नहीं करता इनका, और पूर्ण रूप से ग्रहण भी नहीं करता। तो ये कुछ और ही जुगाड़ करके बैठा होता है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं कि इसके पास और जुगाड़ क्या होते हैं कार्बन के पास में। ये गेन और लूज दोनों नहीं कर सकता। आगे आते हैं, बट इट वुड बी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव, ये वही कहानी इसने बताई है कि इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड अ कार्बन, क्या कहते हैं, कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स। तो नहीं पॉसिबल है इसके पास में, वो सब चीजें हैं। स्लाइड थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं, देख लीजिए। आगे आते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।